हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं जो कि जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल या फिर RIMC या ऐसे ही किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सेशन डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है। एंड ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुप एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आता है, आपको नाम याद रखना है संजीव रैना। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम होने वाला है संजीव रैना जी का, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल या ADG ऑफ ITBP, जिनके आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इमेज भी देख पा रहे हैं। अब ITBP क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना 1962 में इसे बनाया गया था और ये इंडिया का एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। इनका बेसिक काम क्या होता है, जैसा नाम में ही आपको पता चल रहा है, इंडिया एंड तिब्बत रिलेटेड जो रीजन्स हैं वहाँ पे बॉर्डर को गार्ड करने का इनका काम होता है। लगभग 3488 किलोमीटर लंबा एरिया ये लोग कवर करते हैं। ठीक है, ये बॉर्डरिंग एरिया है जिसको ये कवर करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया अभी ITBP के ADG कौन है, तो आंसर होना चाहिए संजीव रैना। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए आता है कि इंडिया ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, जिसका नाम क्या है, रूमी 1 को लॉन्च किया चेन्नई से। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि ये लॉन्च क्यों किया गया और इसका बेनिफिट क्या है, तो देखो सिंपल सा बेनिफिट इसका ये है कि जब कभी भी हम लोग बार बार किसी स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो जो रॉकेट लॉन्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा से यूज़ में नहीं आता। उसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारा नुकसान होता है, एनवायरनमेंट कॉज भी होता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे इसरो काम कर रही है कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसके थ्रू जो रॉकेट लॉन्चर है उसको हम बार बार यूज़ कर सकें। तो बस उसी से रिलेटेड यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो रूमी 1 का नाम याद रखिएगा, ये इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है गूगल की तरफ से। गूगल अपने डीप माइंड प्रोजेक्ट के थ्रू एक नया AI प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट होगा और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है मोरनी। यहाँ पे मोरनी क्या काम करने वाला है, इसके थ्रू गूगल जो है इंडिया में प्रचलित 125 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट को ट्रांसक्राइब करने में मदद करेगा। मतलब जैसे कि आप अगर राजस्थान में हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज अलग अलग बोली जाती है। ठीक है, ढूंढानी लैंग्वेज बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कहीं पे अदर बोली जाती है। तो ऐसे 125 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनमें ट्रांसलेशन का काम आपके लिए आसान हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मोरनी। किसने लॉन्च किया, गूगल ने लॉन्च किया है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंटली आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इंडिया ने पहली बार अपना नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया है और ये नेशनल स्पेस डे हम लोगों ने 23 अगस्त 2024 को पहली बार यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। अब बात आता है कि 23 अगस्त में ऐसा खास क्या है, 23 अगस्त ऐसा इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए 21 अगस्त के ही दिन हमारा जो चंद्रयान मिशन था, जिसको कि हम लोग चंद्रयान 3 के रूप में जानते हैं, ये मिशन सक्सेसफुली मून पे लैंड हुआ था और इसी के साथ इंडिया 4th कंट्री बन गई थी पूरे वर्ल्ड में जिसने कोई मिशन चांद के मून के सरफेस पे लैंड करवाया हो और
मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड करने वाले हम पहले देश थे। तो उसी इम्पॉर्टेंट ग्लोरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया करेंगे। इस साल का जो नेशनल स्पेस डे है, इसका थीम क्या रखा गया था, तो टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सेगा, यहाँ पे इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग एक नया पेंशन का स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम दिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। ये यूपीएस जो है वो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगा अगर इसे कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाता है तो। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट मिलता है जिसको हम लोग पेंशन के रूप में जानते हैं। ये पेंशन 2 तरीके से दी जाती है, एक वन टाइम सेटलमेंट और दूसरा मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में। तो गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे यूपीएस स्कीम लेकर आई है जिसके थ्रू ये बोला जा रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिनिमम 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे का, जो कि लास्ट ईयर का वर्क होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको पेंशन मिलेगा। मतलब मान लेता हूँ कि जिस साल आप रिटायर हो रहे हैं उस साल आपकी जो सैलरी थी, बेसिक सैलरी, उसका 50% आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मान लेते हैं किसी किसी पोस्ट में सैलरी बहुत कम होती है तो वहाँ पे अगर कोई बंदा है या फिर ऐसा कोई बंदा है जिसने 25 ईयर्स से कम सर्विस की हो, ठीक है, तो उसको कम से कम 10,000 रुपये पर मंथ तो एज अ पेंशन जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। कंडीशन क्या है कि वो कम से कम 10 साल गवर्नमेंट के लिए काम कर चुका हो। ये मिनिमम है, इससे कम नहीं होगा, एटलीस्ट 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर मान लेते हैं जो गवर्नमेंट वर्कर था उसकी डेथ हो जाती है तो लास्ट टाइम जो उसकी ड्रॉन पेंशन थी उसका 60% उसके फैमिली पर्सन को दिया जाएगा। मान लीजिए हस्बैंड जॉब में थे, उनकी डेथ हो जाती है उनकी वाइफ को, या फिर वाइफ जॉब में थी, डेथ हो जाती है तो हस्बैंड को एटलीस्ट 60% ऑफ देयर पेंशन अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसको यहाँ पे नाम दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अगला न्यूज़ है नासा से रिलेटेड। नासा का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे। नासा का एक रोवर है जिसका नाम है परसीवरेंस। तो नासा के परसीवरेंस रोवर ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम स्टार्ट कर दिया है। क्या, वहाँ पे मार्स के जो सरफेस है उसके ऊपर एक क्रेटर है जिसका नाम है जेज़रो क्रेटर, उसके ऊपर चढ़ना इसने स्टार्ट कर दिया है। एंड उसके थ्रू ये क्या करेगा, उसके थ्रू ये वहाँ से बहुत सारे रॉक एंड सॉइल के सैंपल कलेक्ट करेगा। एंड नासा यहाँ पे प्लान कर रही है कि हम उसको वापस अर्थ पे लेकर आएंगे, और जब उसको वापस अर्थ पे लेकर आया जाएगा तो उसके सैंपल्स की क्या की जाएगी, स्टडी की जाएगी, ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि जो मार्स है वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे लाइफ पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकती है। तो याद रखिएगा नासा का परसीवरेंस रोवर है, कब लॉन्च किया गया था, 2020 में जुलाई में लॉन्च किया गया था, और 18 फरवरी 2021 को वो जाकर मार्स की सरफेस पे उतरा था। एंड अभी भी वो वहाँ पे फंक्शनली काम कर पा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, जब हम बात कर रहे हैं नासा की तो भैया इसरो की बात करना तो बनता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में आप लोग इसरो के रूप में जानते हैं, ये प्लान कर रहा है गगनयान मिशन को कि हम 2025 में फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करने वाले हैं इंडिया की तरफ से। उसके अंदर ह्यूमंस को स्टडी करने के लिए कि भाई ह्यूमंस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, यहाँ पे एक तगड़ा काम किया जा रहा है। और इस काम के थ्रू हम लोग ना एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है व्योम मित्र। ठीक है, नाम क्या बनाया गया, व्योम मित्र है। इस व्योम मित्र को हम लोग वहाँ पे भेजेंगे उस स्पेस फ्लाइट में, जिसकी मदद से हम लोग ये स्टडी कर पाएंगे कि ह्यूमन बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उस अकॉर्डिंग हम लोग अपनी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको फिर स्पेस में भेजने का काम कर लेंगे।
तो इसके लिए व्योम मित्र को यहाँ पे बनाया गया है, जिसकी इमेज आप यहाँ पे राइट साइड में देख पा रहे होंगे। अब इसरो के बारे में थोड़ा सा बात करें तो इसरो को 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम से 1975 में लॉन्च करने का काम किया था और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में अवेलेबल है। हालांकि इसके अदर सेंटर्स भी हैं जिनके थ्रू ये मिलकर काम कर पाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है एसोचैम से रिलेटेड। एसोचैम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉमर्स रिलेटेड फंक्शन करता है। इन्होंने एक एनवायरनमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था और इसको ओपन करने के लिए जो है कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन के लिए पहुंचे थे। आपको ये याद रखना है कि इसका मेन मोटो या मेन गोल क्या था। तो इसका मेन गोल ये है कि हम इंडिया को कैसे 2070 तक नेट ज़ीरो एमिटर बना सकें। अब यहाँ पे एक नया वर्ड लोगों के लिए आया होगा कि नेट ज़ीरो का मतलब क्या है। नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि हम जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम लोग कार्बन को एब्जॉर्ब करने लग जाएं तो हम हो जाएंगे नेट ज़ीरो। मतलब हम जितना पोल्यूशन कर रहे हैं उतना या उससे ज़्यादा हम क्या कर देंगे, हम लोग ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने लगेंगे, उसको नेट ज़ीरो कहा जाता है। तो ऐसा कैसे कर पाएंगे से रिलेटेड यहाँ पे फंक्शंस किए गए हैं। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे एक सबमरीन देख पा रहे होंगे जो अंडर वाटर फंक्शन करती है। तो इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने में केपेबल सबमरीन जिसका नाम है अरिघात, इसे लॉन्च कर दिया है। ये भारत का दूसरा न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कौन सी है, उसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और एक हिंट देता हूँ, नाम ए से स्टार्ट है, मिलता जुलता है। चलिए जल्द से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ आता है 12 अगस्त के दिन इंडियन यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जिनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी, जो आप यहाँ पे इमेज में भी देख पा रहे हैं मिड में। इन्होंने क्या किया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग जारी कर दी 2024 के लिए। इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड इन्होंने एक रिसर्च किया कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। उनकी पूरी एक लिस्ट इन्होंने जारी कर दी। तो उस लिस्ट में पहले नंबर पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। याद रखना है, IISc बैंगलोर फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे देखने को मिलता है। रिसेंटली 13 अगस्त के दिन 6th इंडियन ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में कंडक्ट किया गया था। अब ये मैरीटाइम डायलॉग का बेसिक मतलब आपको समझाता हूँ कि इंडिया की नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी मिलकर ये डिस्कशन कर रही है कि हम लोग एक दूसरे को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, एक दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन किया गया। कहाँ पे किया गया, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में किया गया। नेक्स्ट थिंग, हिमाचल प्रदेश आप सभी जानते हैं भारत का हिस्सा है, स्टेट है। यहाँ की असेंबली ने एक नया कानून पास कर दिया है जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप इन्होंने लिया। यूजुअली गर्ल्स का मैरिज का जो एज होता है वो 18 ईयर्स होता है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में उसको बढ़ा के 21 ईयर्स कर दिया गया है। तो नो गर्ल बिलो द एज ऑफ 21 कुड मैरी इन हिमाचल प्रदेश एंड इससे वो उस समय को अपने एजुकेशन में यूटिलाइज कर पाएंगी, पढ़ पाएंगी और अपना फ्यूचर सेट ऑन कर पाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़, आप सभी ने कहीं ना कहीं रामसर साइट का नाम सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसर।
वहाँ 1971 में एक एग्रीमेंट किया गया था कि वेटलैंड, ये ऐसी दलदली भूमि जो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, इन वेटलैंड्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। और इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ रामसर के नाम पे, और उसी वजह से हम लोग जितनी भी जगहों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं उन सब के नाम के साथ रामसर साइट लगा देते हैं। तो इंडिया में अब टोटल 85 रामसर साइट हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली जो 3 नए ऐड किए गए हैं उनको आप याद रखिएगा। नंजरियन बर्ड सेंचुरी है और कजुवेली बर्ड सेंचुरी है, ये दोनों ही तमिलनाडु में है। थर्ड है तवा रिजर्वियर जो कि मध्य प्रदेश में है। तो नंजरियन एंड कजुवेलू दोनों तमिलनाडु के और तवा रिजर्वियर एमपी का है। इन तीनों को रिसेंटली नया रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया और इसके साथ अब इंडिया में 85 रामसर साइट हो चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखिए दिल्ली एयरपोर्ट आप सभी को पता है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। ये पहला एयरपोर्ट बन गया है भारत का जिसने नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है। मतलब सोलर पावर पे या फिर ऐसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे ये डिपेंडेंट हो गए हैं, जिसकी मदद से आप ये कह सकते हैं कि इनके थ्रू पॉल्यूशन ज़ीरो हो चुका है। तो इंडिया में ऐसा अचीवमेंट लेने वाला कौन, तो दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ पे पहले नंबर पे आता है। अब अगर आपको लग रहा हो कि ये सेशन लेंदी है तो यस, हो सकता है थोड़ा बहुत। रीज़न क्या है कि पूरे अगस्त मंथ को यहाँ पे एक साथ कंपाइल किया गया है, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा। एक महीने की सारी घटनाओं को आप अगर हाफ एन आवर में भी कवर करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। और इसी बात पे आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे बात करता हूँ अगली न्यूज़ की। तो इंडिया के 19th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका नाम था जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन, एस पद्मनाभन के रूप में ये बहुत पॉपुलर हैं, इनका डेथ हो गया 19 अगस्त 2024 को। अब एक कोइंसिडेंट देखिएगा, ये भारत के 19th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, 19वें नंबर के, और इनकी डेथ भी 19 के दिन हुई है। दूसरी चीज़, कारगिल वॉर के समय ये एक अभिन्न हिस्सा थे हमारा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये इंडियन आर्मी चीफ, पहले ऐसे इंडियन आर्मी चीफ हैं जिसने मिलिट्री स्टडीज़ में पीएचडी की थी। तो इतने बड़े प्रोमिनेंट पर्सन का इंडिया को अभी लॉस हुआ है, इनको भावभूत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है 13 अगस्त को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया एक लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब का, जिसका नाम है गौरव। जो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक लंबी दूरी पे मार करने वाला गाइडेड बॉम्ब है, जिसकी मदद से हम दुश्मन के अकल ठिकाने लगा सकते हैं। DRDO की बात करें, 1958 में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करता है। इंडिया में 50 से ज़्यादा इसकी लैबोरेटरीज अवेलेबल है, जो हम लोगों को यहाँ पे एम्पावर करता है। अब आपसे एक थर्ड क्वेश्चन पूछता हूँ आज का, DRDO का मोटो क्या है, अब वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट थिंग, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे जी ने एक नया सोलर विलेज स्कीम को इनॉग्रेट किया। इस स्कीम के थ्रू ये एम करते हैं कि महाराष्ट्र में 100 ऐसे विलेजेस बनाएंगे जो 100% सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, 100% सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट विलेज इन्होंने अचीव भी कर लिया है। नाम याद रखेंगे, मन्य चिवड़ी, कहाँ पे है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और आप सभी को पता है सतारा सैनिक स्कूल भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो वहाँ पे ये फर्स्ट विलेज बना दिया है जो कि फुली सोलर पावर्ड विलेज है। दूसरा न्यूज़ आता है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है एक बड़े ही प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है वाधवन पोर्ट। कहाँ पे, महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में, धानु के आसपास इसे बनाया जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये पोर्ट क्या काम करेगा,
इंडिया के थ्रू हम लोग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर पाएंगे वर्ल्ड वाइड, और कोशिश की जा रही है कि वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट इन द वर्ल्ड इसे बनाने का काम यहाँ पे किया जा सके, ताकि हम लोग पोर्ट के थ्रू जो है सामानों का ट्रांसमिशन आसान कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ के रूप में सामने आता है केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका शॉर्ट में नाम है काइट। इन्होंने अपना GNU लाइनक्स 22.04 वर्जन का एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया, जो केरला के सारे पब्लिक स्कूल्स के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें इंस्टॉल किया जाएगा और इसके बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके साथ आप कम्युनिकेट कर पाते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। जैसे अगर आप लोग विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो iOS एप्पल का जो मैक है वो यूज़ कर रहे होंगे आप, ठीक है। आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड है। वैसे ही इन लोगों ने काइट GNU लाइनक्स एक ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया है, जिसके थ्रू केरला के स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट थिंग, इंडिया ने चूज़ किए अपने 2 एस्ट्रोनॉट को फॉर एक्सियम 4 मिशन के लिए। ये 2 एस्ट्रोनॉट का नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को। ये दोनों पर्सन वही पर्सन हैं जिनका नाम आपने गगनयान मिशन के लिए एज ए एस्ट्रोनॉट सुना था। अब हम लोग नासा के थ्रू इनको क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेज रहे हैं, ताकि हम लोग अपना खुद का स्पेस मिशन लॉन्च करें। उससे पहले इनकी एक लाइव टेस्टिंग एंड डेमो हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हाल ही में फिजी नाम की कंट्री के टूर पे गई हुई थी मीटिंग्स के लिए, एंड वहाँ पे फिजी ने द्रौपदी मुर्मू जी को अपना सबसे बड़ा प्राइज़, जिसका नाम है कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी नाम के प्राइज़ से सम्मानित किया है। तो ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्फ बोर्ड का एक एक्ट है 1995 का, उसमें एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है ताकि वहाँ पे वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके। थर्ड थिंग, 3 जियोग्राफिकल अंडर वाटर ओशन में रिड्स अवेलेबल हैं। रिड्स क्या होते हैं, तो बेसिकली आप ये माउंटेन्स वगैरह देख पा रहे हैं ना, ये छोटे छोटे गड्ढे देख पा रहे हैं ओशंस के अंदर, ये ओशन रिड्स हैं। तो इन ओशन रिड्स को इंडिया ने नाम दिया है। एक का नाम है अशोका सी माउंट, दूसरे का नाम है चंद्रगुप्त रिज, और थर्ड का नाम है कलपत्रु रिज। तो ये जो रिज आप देख पा रहे हैं ओशन के अंदर, इनमें 3 रिज का नाम इंडिया ने यहाँ पे असाइन किया है। तो आपको गर्व करना चाहिए और इन तीनों के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज उदर शक्ति 2024 में हिस्सा लिया। ये एक्सरसाइज मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। नाम याद रखना, मलेशिया में उदर शक्ति, इंडिया और मलेशिया एयरफोर्स से रिलेटेड है। सेम एज एयरफोर्स जो है वो होस्ट कर रहा है तरंग शक्ति, जो कि इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगस्त से लेकर सितंबर 2024 तक ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऐसे ही आपको याद रखना है 10th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मित्र शक्ति, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाला एक डिफेंस एक्सरसाइज है। इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो श्रीलंका के मदुरु ओया नाम के प्लेस पे एक आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऐसे ही अगर बात करें तो इंडियन आर्मी ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है पर्वत प्रहार को लद्दाख रीजन में ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी मदद से हम लोग इंडिया चाइना बॉर्डर पे अपना वॉर लाइक प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो ये सारे डिफेंस एक्सरसाइजेस जो कि आप लोग डिफेंस के एग्जाम्स में
पार्टिसिपेट करने वाले हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट थिंग, प्रीति सुदान को सिलेक्ट किया गया है एज यूपीएससी का न्यू चेयरपर्सन। आप लोगों का टारगेट होगा कि एनडीए में सिलेक्ट हो जाएं और एनडीए के थ्रू आप देश सेवा करें। एनडीए का एग्ज़ाम या फिर आईएएस का एग्ज़ाम लेने वाली इस संस्था का नाम यूपीएससी है, जिसकी चेयरपर्सन प्रीति सुदान जी को बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आता है, पैतोंगत्रन श्रीनिवत्र को इलेक्ट किया गया थाईलैंड का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। मात्र 37 की एज में, आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, ये थाईलैंड की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। ऐसे ही अगली न्यूज़ आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया की तरफ से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो यहाँ पे फंक्शंस करती है। 97 में इसको स्टार्ट किया गया था, 7 कंट्रीज़ ने मिलकर किया था, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, आप यहाँ पे याद रखेंगे, जिन्होंने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा एंड ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम पे तो बहुत ज़्यादा। तो उन सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको टाइमली लिंक मिलने में, नोटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, जहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं। उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।